lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running right, see. And I ain't playing games, I create my own lane, making pleasure out of pain, turning losses into gains, I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, popping off and risking things, gonna make a fucking name. I just wanna be famous, but I don't want that cheap fame. No, I'm not that vain, I just wanna be greatness. 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 Ain't no motherfucker in this world could do it like me. Open up your eyes and insert a little rising. You don't have to love me, you don't have to like me. Got enough love in myself, in my psyche. You should have the same in your brain nightly. If you wanna taste it, you can fucking try me. If you wanna hate it, you know where to find me. And if you go and hate this, you can fucking bite me. Okay, I'm going off every chance I get. I don't really take a loss, well, I'll admit. That's why I'll make it to the top, yeah, I commit. And no, I'm never getting lost, I get after it. Investing in my own stock, cause it's faster than any crypto hits go, let me spend. Everything that you see is something I invent, and it's only a percent. I'm gonna take shots, if I miss all, forget it. I'll take a fat loss just to learn all that's in it. I'm taking snapshots, learning how to fall and get it. I'm getting back up, always stand tall, don't sweat it. I never back up, I don't miss a thing or regret it. I'm always learning, you could call me academic. I'm always working, never been apathetic. That energy is... तो ये एसी बहुत तगड़ी यार, मुझे इसका हॉरर लग रहा है। ये फिल्म जो है ना, ये किरदार जो है, ये एक बहुत खूबसूरत आदमी है, क्योंकि ही इज़ वुंडेड। मतलब जब आप मिलते हो उस बंदे को तो टूट चुका है ये इंसान, और इसकी जर्नी है ये पूरी फिल्म। मतलब वो स्टार रह चुका है एक ज़माने में, बहुत बड़ा स्टार था, बहुत बड़ा कलाकार था वो। उसका बच्चा मर जाता है, फिर वो दारू और इन सारी चीज़ नशों में अपना मतलब करियर भी खो देता है। तो स्टार्टिंग ऑफ द फिल्म जब आप इस किरदार को, अमन को मिलते हो, तो सारी चीज़ों से वो ख़त्म हो चुका है। तो इसकी जर्नी, इसका ट्रांसफॉर्मेशन, इसका ग्राफ है। तो एज एन एक्टर भी बहुत मज़ा आता है जब इस तरह के किरदार मिलते हैं। तो दिस इज़ द बेसिक आइडिया ऑफ द फिल्म। फिर एक लड़का है जो अपनी बीवी के सर्च पे निकलता है और बीवी को ढूंढता है, तो एक अलग तरह का फियर है ये। इट्स अ न्यू फियर ऑल्सो फॉर विक्रम भट्ट, जो मैं हमेशा मजाक करता हूँ, वो हॉरर के किंग हैं। उनके लिए भी एक अलग मिजाज की फिल्म है। राइट, विक्रम भट्ट जी का जो सिनेमा है वो सबसे अलग होता है। कैसा लर्निंग एक्सपीरियंस था और उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा है? यार वो वो एक आदमी जो 30-40 साल से फिल्में बना रहा है, 36-40 फिल्में बनाई हैं उन्होंने, तो तजुर्बा ही अलग है। तो मैं हमेशा एक अपने आप को एक स्टूडेंट मानता हूँ सिनेमा का। तो अलग अलग फिल्में करता रहता हूँ, कोशिश तो ये है कि मैं अलग अलग रोल भी करता रहूँ। तो ऐसा डायरेक्टर जब मिलता है जो टेक्निकली इतना साउंड है और इतना काम कर चुका है, और उसकी खुद की एक वफादार ऑडियंस है, आई कैन सी वाई आफ्टर वर्किंग विद हिम। मतलब काम करने के बाद मुझे महसूस हुआ कि हाँ, मतलब कोई विक्रम भट्ट ऐसे नहीं बनता है। मतलब बहुत मेहनत लगती है, बहुत काम लगता है, बहुत डेडिकेशन, शिद्दत लगती है। अब तुम खैर मेरे दोस्त बन चुके हैं, हम काफ़ी चीज़ें एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। बट अमेजिंग यार, मतलब ऐसे ये तो लेजेंड लोग हो गए ना यार। मतलब हम लोग तो कुछ नहीं है, ये 40 साल से फिल्में बना रहे हैं। भट्ट साहब 53 ईयर से काम कर रहे हैं, तो उन्होंने स्क्रिप्ट लिखी है, विक्रम भट्ट ने डायरेक्ट की है। दीज आर वेरी टैलेंटेड, वेरी ओल्ड सिग्नेचर पीपल ऑफ आवर इंडस्ट्री। और कह सकते हैं कि अक्षय के जो करियर का बेस्ट टाइम अभी चल रहा है, क्योंकि हर तरह से आप एक्सप्लोर कर रहे हो, वो चाहे OTT हो, फिल्म हो। क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक कितना एंजॉय करें OTT को? मैं हर एक चीज़, अब आपने सही शब्द इस्तेमाल किया। मैंने अब अपने करियर को एंजॉय करने लग गया। पहले क्या होता था कि मैं सोच में अटक गया था कि क्या करूं, क्या नहीं करूं, क्या मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, और काम की भूख थी कि यार अभी तो मैं मतलब ऐसे काम मिल रहा है कि मैं वो सारी भूख को, मतलब एक्चुअली वो भूख तो एंडलेस है कि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ मुझे सेटिस्फाई नहीं करता है और मुझे एंडलेसली काम करने का मन करता है। बट फाइनली वो एक टाइम आया, एक दौर आया मेरी भी। मतलब एवरी डॉग हैज़ इट्स डे कहते हैं ना, अंग्रेज़ी का एक मुहावरा है। तो मुझे भी लगता है कि मेरा दिन आ चुका है, और मैं और मेहनत कर रहा हूँ ताकि ये ना खोऊं और उससे ऊपर ही जाऊँ। तो मैं लगातार काम कर रहा हूँ। ये इंटरव्यू के बाद भी मैं शूट पे भागूंगा, बिकॉज़ ऑडियंस भी डिज़र्व करती है, क्योंकि हमारी ऑडियंस 100 साल से सिनेमा देख रही है, 100 साल से वफादार है। मैं नहीं खोना चाहता कि ये ऑडियंस किसी और को चले जाए, या हॉलीवुड की तरफ, या
तो मैं भी और मेहनत कर रहा हूँ और मैं कोशिश ये करूँगा कि मैं ऑडियंस को एंटरटेन करता रहूँ। राइट, आई एम श्योर आप सब प्लेटफॉर्म को एंजॉय करते होंगे। क्या डिफरेंस महसूस करते हैं आप OTT अगर फिल्म की बात करें, OTT की बात करें और छोटे पर्दे की अगर बात करें? कुछ भी नहीं, क्योंकि आज की डेट में जो वेब सीरीज़ बना रहे हैं वो फिल्म के डायरेक्टर ही हैं और जो प्रोड्यूसर्स हैं वो भी फिल्म के ही प्रोड्यूसर हैं। तो मुझे कुछ फ़र्क नज़र नहीं आता। केवल इतना है कि आप 2 घंटे की फिल्म करते हो तो आपको संक्षेप में पूरा किरदार दिखाना पड़ता है, इस किरदार की जर्नी। जब आप OTT पे करते हो तो आपके पास 6 घंटे 8 घंटे एक सीरीज़ मिलता है, तो मोर न्यूआंस परफॉर्मेंस होती है, वो आपको और सीन्स मिलते हैं किरदार को जानने के लिए तो और दिखाने के लिए उसके बारे में ऑडियंस को। सिर्फ फ़र्क उतना है, बट बाकी मतलब आप सीरीज़ कर रहे हो तो ऐसा लगता है कि 2-3 फिल्में इकट्ठे कर रहे हो। फिल्म करते हो तो मतलब वो 1-2 घंटे की फिल्म होती है। राइट, कमिंग बैक टू दिस फिल्म, थोड़ा सा अगर ऑडियंस को बताएं क्या USP होने वाली है, क्यों देखनी चाहिए इन्हें? यार ये फिल्म एक्चुअली लोग इसको हॉरर बोल रहे हैं क्योंकि विक्रम भट्ट का नाम जुड़ा है। एक्चुअली एक लव स्टोरी है और रियल लाइफ की जो लव स्टोरीज़ होती हैं उसमें हार्ट ब्रेक, जैसे आपने गाने सुने हैं इस फिल्म के, जो गाने हैं वो एक्चुअली स्टोरी के बारे में बताते हैं। वो एक हार्ट ब्रेक की स्टोरी है। एक आदमी जो सब कुछ खो चुका है और अपनी बीवी भी खो रहा है और उसको बीवी को कैसे कैसे वापस लाता है और अपने ज़िंदगी को सुधारता है। तो एक हार्ट ब्रेक की कहानी, एक रोमांटिक स्टोरी है और मुझे लगता है कि एक्चुअली हमारे जो हार्टलैंड में जो इंडियन देसी ऑडियंस है ना, उससे ज़्यादा जज्बाती कोई हो ही नहीं सकता। तो उनके साथ ये काफ़ी कनेक्ट होगी फिल्म और उम्मीद और इच्छा ये है कि उन लोगों को पसंद आए जिसके लिए ये फिल्म बनी है। तो मुझे लगता है उसी कारण देखनी चाहिए। लास्टली क्या अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं आपके, इसके अलावा अगर कुछ? यार मैं एक फ़िल्म कर रहा हूँ रमेश तरानी साहब की, अक्षय पुरी भी प्रोड्यूसर है उस पर, कॉल गैस लाइट। पवन कृपलानी इज़ द डायरेक्टर। उसमें सारा अली खान, चित्रांगदा, विक्रांत मैसी, अच्छे कलाकार हैं। फिर एक फिल्म है वर्चस्व जो कोल डिस्ट्रिक्ट के ऊपर है, एक रॉबिन हुड टाइप की स्टोरी है वो रवि किशन, मी एंड त्रिधा चौधरी आर इन दैट फिल्म। फिर जुदा होके भी है। फिर कुछ ऐसी फिल्में हैं जो मैं खुलासा नहीं कर सकता लेकिन उसका शूट चल रहा है, तो एक नमसोर प्रोड्यूसर खुद ही घोषणा करेगा। तो ऐसे 5 फिल्म्स हैं इस साल में, तो मेहनत कर रहा हूँ, देखो क्या होता है। उम्मीद है कि लोगों को पसंद आए। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू। देखिए, आज गुरु पूर्णिमा का दिन है और जुदा होके भी एक ऐसी कहानी है जो मेरे कह सकते हैं गुरु ने मुझे दी है। और ये फिल्म जो है वो मैंने अपने गुरु के लिए बनाई है, अपने गुरु को अर्पण की है। और भट्ट साहब ने मुझे कहा कि देखो विक्रम, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए कहानी लिखूं, तो यार मैं हॉरर में लव स्टोरी नहीं लिख सकता। मैं कहा हॉरर मुझे नहीं आता। अगर तुम लव स्टोरी में हॉरर बनाओगे जैसे राज थी तो मैं लिख सकता हूँ। तो मैंने कहा वैसे बॉस, मैं तो हॉरर में मेरी लव स्टोरी ही होती है, लेकिन हाँ इस बार आप सही कह रहे हैं, लव स्टोरी में हॉरर बनाते हैं। तो इसलिए टाइटल भी जुदा होके भी है। टाइटल कोई भूतिया नहीं है जैसे कि शमशान या ग्रहण या ऐसा कुछ नहीं है। ये जुदा होके भी है, लव स्टोरी है और बहुत ही इंटेंस लव स्टोरी है जिसका विलन जो है वो हॉरर है। ऑल्सो सर, आपका और भट्ट साहब का जो कोलैबोरेशन कई सालों से चला रहा है सर, क्या कहना चाहेंगे इस जर्नी के बारे में और इस फिल्म में काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? देखिए, मैं कितना भी डायरेक्ट करूं, अभी आज 1992 में मेरी पहली फिल्म रिलीज़ हुई थी, आज 2022 है, 30 साल से मैं पिक्चर डायरेक्ट कर रहा हूं। लेकिन आज भी जब भट्ट साहब का फ़ोन आता है मेरे फ़ोन पे तो मैं उनका असिस्टेंट बन जाता हूँ। वो माइंड ऐसे बोलते हैं, अरे बॉस का फ़ोन है, और मुझे ऐसा लगता है कि डांट पड़ने वाली है। तो देखिए, मैं अब 50 साल का हो गया, मेरे फादर जो हैं वो 85 साल के हैं, लेकिन उनके लिए तो मैं बेटा ही हूँ। तो भट्ट साहब के लिए मैं हमेशा उनका असिस्टेंट ही हूँ। वो मुझे असिस्टेंट नहीं समझते, वो मुझे डायरेक्टर समझते हैं और पूरा रिस्पेक्ट देते हैं, लेकिन मैं उनके लिए असिस्टेंट ही हूँ। तो कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं। सर, टीज़र देखने के बाद क्या रिएक्शन था? क्या उन्होंने देखा टीज़र या फिर सर अगर उस बारे में कुछ पता है, उनका फर्स्ट रिएक्शन के बारे में जानना चाहूँगा। भट्ट साहब का रिएक्शन जनरली ऐसा होता है कि बड़ा ऑनेस्ट होता है, या उनको पसंद आता है या उनको बोलते हैं कि बकवास है। तो पहला जो टीज़र आया वो बिल्कुल पसंद नहीं आया उनको। ये क्या है, ये तो पिक्चर भी नहीं है।
फिर हमने उनको बैठ के समझाया कि बॉस देखिए बहुत सी चीज़ें होती है हॉरर फिल्म में जो हम रिवील नहीं कर सकते, कि हाँ मत करो रिवील लेकिन प्रोडक्ट तो अच्छा बनाओ। फिर मैं गया अपने दोस्त के पास बंटी जो बेस्ट प्रोमो बनाता है, फिर हमने बैठ के एक प्रोमो बनाया जो उनको अच्छा लगा। करिश्मा जी, आपसे जानना चाहूँगा के सेरा सेरा का जो कोलैबोरेशन है सर के साथ, थोड़ा सा अगर उस बारे में बताएं और क्या खास बात थी जो आप लोगों ने छुट्टी का फैसला? So K Sara Sara actually it has known for making films जो हमेशा से कोई genre specific नहीं रही है. So we have made horror films, we made comedy, we made political, but we were more focusing on the theatre side of it कि हम theatres launch कर रहे थे across India, and then we met Sir and we actually met Sir for a project, and when we met Sir we got this entire idea of the filmmaking, the entire process of how the upcoming films he is having currently. So Sir is a legend in the industry, everybody knows about that already. So मतलब अगर आप ये बोलो तो इंडस्ट्री में अगर हॉरर और रोमांस कोई लेके आया so that is Sir. इनके अलावा there is nobody who's even touched that point. So since we had made horror films in the past and we wanted to do something similar because आजकल अगर आप films देखोगे so there are a lot of horror comedies, there are a lot of such comedy elements जो horror में वो लोग डाल रहे हैं, but there was nothing like what they have made in the past. So when we collaborated for the project, we were very excited to work with Juda Ho Ke Bhi and all the upcoming films. So this was an honor that you know ये collaboration हुआ with K Sara Sara and Vikram Bhatt sir. विक्रांत जी, आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ के कैसा लगा और सर के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा? आप एक्टर भी हैं और जो इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़े भी हैं। देखिए सर, जैसे करिश्मा जी ने बोला है, सर डेफिनेटली सर से बहुत कुछ सीखने को मिला है और सर लेजेंड है। और जैसे सब लोग बोलते हैं और कि अरे विक्रम सर हैं तो हॉरर होगा, मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसा कोई जॉनर नहीं है जो सर नहीं कर सकते। आवारा पागल दीवाना सर ने किया था जो अभी तक की बेस्ट कॉमेडी पिक्चर है, आज भी हम देखते तो हमें सब लोग हंसते हैं। तो ऐसा कोई जोनर नहीं है जहाँ पे सर अगर इन्वॉल्व है और वो चीज़ें उसका रिजल्ट वो जिस जो जोनर है वहाँ से वो निकाल देते हैं। इस मूवी का भी हम लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था जिस तरह से सर ने किया है, और जिस तरह से हम लोग देखते हैं कि अभी मेरे को शर्म आती है अपने ऊपर, सर जितना काम करते हैं उसका 5% भी मैं नहीं करता हूँ। और 24 जब भी देखो बिजी रहते हैं काम में, करते रहते। तो यूथ के लिए, हम सब के लिए भी कि जो भी फिल्म मेकर है और फिल्म लाइन में, तो बिल्कुल ऐसा डेडिकेशन, जुनून, पागलपन चाहिए। मैंने सर में देखा है कि वो दिन रात बिल्कुल ऐसा एक छोटे बच्चे की तरह, बिल्कुल ऐसा जैसे एग्ज़ाम की तैयारी कर देते हैं वैसे हर प्रोजेक्ट में वो लगे रहते हैं अपना एग्ज़ाम देने में। तो हम लोग डेफिनेटली बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी और बहुत बड़ा हमारे लिए सम्मान की बात है कि सर हम लोगों के साथ ज्वाइन हुए हैं और हम लोग आगे भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करें साथ में। ये सवाल का जवाब देने के लिए जो आपका सवाल है कि जो सिनेमा का जो दौर बदलता जाता है और अब ये जो दौर है उस पर मेरी प्रतिक्रिया क्या है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कुछ 6-7 साल पहले ये बदलाव जो है वो पहले हॉलीवुड में शुरू हुआ है। सुपर हीरो फिल्म्स आने लगी, बैटमैन, स्पाइडरमैन, एक्वामैन, हर तरह का मैन हमको देखने मिला। अब ये जो एवेंजर्स और कितने ऐसे आगे गए, तो इसमें ये हुआ कि जो पहले हॉलीवुड की फिल्म्स इंडिया आती थी, हम देखते थे ऑस्कर विनिंग, वो आना बंद हो गई। कभी ये सब एक मैन दूसरा मैन, लेकिन अगर गौर करें तो ये सब सुपर हीरोज हैं। अब धीरे धीरे कोविड के बाद क्या हुआ कि यहाँ भी सुपर हीरो फिल्म्स चलने लगी। अगर आप देखें तो KGF, RRR, पुष्पा, ये सब सुपर हीरो फिल्म्स हैं, लेकिन इंडियन सुपर हीरो फिल्म्स। मतलब जो हम 80s में देखते थे, जो अमिताभ बच्चन जी की फिल्में होती थी, वो सुपर हीरो फिल्में होती थी। जब मैं पुष्पा देखता हूँ तो मुझे उसमें अमित जी दिखते हैं।
मैं तो उनका फ़ैन हूँ, तो बहुत बार मुझे बहुत जगह पे दिखते हैं, लेकिन मुझे लगा कि ये तो टिपिकल अमिताभ बच्चन फिल्म है, तेवर वही है, एटीट्यूड वही है, सब कुछ वही है। ये भी आर्गुमेंट चली थी नॉर्थ वर्सेस साउथ और नॉर्थ फिल्म साउथ फिल्म। तो इस पे मैं ये कहना चाहूँगा कि सुपर हीरो फिल्में चल रही हैं, मास फिल्में चल रही हैं। और मास फिल्में कब चलती है? जब लोगों में एक आक्रोश हो, एक गुस्सा हो, और वो गुस्सा बाहर लाने के लिए सुपर हीरो फिल्म काम करती हैं, क्योंकि वो सुपर हीरो जो है वो काम करता है जो आप नहीं कर सकते। तो आज का दौर जो है वो हमने बहुत साल पिक्चरें बनाई है NRI ऑडियंस के लिए, वो हमारी ऑडियंस नहीं है। हमारी ऑडियंस हार्टलैंड की ऑडियंस है। हमारी ऑडियंस वो है जो हिंदी बोलती है, हिंदी समझती है, हिंदी लिखती है। हमें वो 5 स्टार कल्चर की फिल्में हम बनाते नहीं हैं। और खुशकिस्मती से अब दौर वही है कि एक्चुअल फिल्म देखने वाले फिर से आ गए हैं और उनके पसंद की फिल्में चल रही हैं, जो कि हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। सर बॉलीवुड में भी एक बड़ी कोशिश हो रही है, ब्रह्मास्त्र नाम की फिल्म आ रही है रणबीर कपूर की। सर क्या कहना चाहेंगे, ट्रेलर देखा फिल्म का? हाँ, देखा है मैंने ब्रह्मास्त्र का ट्रेलर। ट्रेलर से किसी फिल्म के बारे में बोलना सही बात नहीं होगी, क्योंकि ये समझ में आता है कि एक लड़का है जिसके पास कोई ताकत है और उसके पास ये ब्रह्मास्त्र है, और मेरे हिसाब से ये एक बहुत ही अच्छी कोशिश है, क्योंकि मतलब उन्होंने कोई फॉरेन वेपन का नाम नहीं लिया। ये नहीं है कि पिक्चर का नाम AK-47 नहीं है या बजूका नहीं है, पिक्चर का नाम ब्रह्मास्त्र है। वो ब्रह्मास्त्र जो हर इंडियन जानता है कि ब्रह्मा की ताकत से बना हुआ ये अस्त्र है, शिव जी का अस्त्र है, हिंदुस्तानी पिक्चर है। और मेरा ये मानना है कि पिक्चर बहुत अच्छी होगी और बहुत चलेगी। सर कमिंग बैक टू दिस फिल्म, जो है आपकी फिल्मों में हमने देखा है कि म्यूज़िक एक बहुत बड़ा हिस्सा प्ले करता है जब लोगों तक पहुंचने के लिए। सर इस फिल्म का म्यूज़िक भी कुछ इसी तरह का लग रहा है, अगर थोड़ा सा अगर म्यूज़िक के बारे में बताएं इस फिल्म के। इस फिल्म का म्यूज़िक जो है वो एक नए संगीतकार हैं, उनका नाम है पुनीत दीक्षित। तो पुनीत जो है वो हमारी ऑफिस आया करते थे भट्ट साहब से मिलने, और मेरी ऑफिस में ऐसा है कि मैं एक साइड बैठता हूँ, भट्ट साहब दूसरी साइड बैठते हैं, और बीच में एक कांच की दीवार है, तो अगर आवाज़ ऊंची हो तो सुनाई देती है। तो ये गाना जो है वो मुझे सुनाई दे रहा था, और एक्चुअली वो मेरी बेटी के फिल्म के लिए आए थे, और मैंने अपनी बेटी के फिल्म के गाने चुरा लिए। सही मानों में तो मैं बड़ा बुरा बाप हूँ, लेकिन डायरेक्टर अच्छा हूँ, क्योंकि मैंने देखा कि यहाँ हीरा है, तो मैंने अपनी बेटी को कन्विंस किया। मैंने बोला बेटे देख, तेरी पिक्चर तो बन नहीं रही है, ये भी तो तेरी पिक्चर है ना, तेरे बाप की पिक्चर है। तो पिक्चर ने बोला हाँ पापा यू टेक द म्यूज़िक। तो मैं बोला ला भाई ला, जल्दी दे। किसी भूखे इंसान जो खाना खाता है ना, इस तरह मैं पूरा निकल गया, मैं सारे गीत। तो ये गानी है इस पिक्चर के संगीत की। सर फिल्म बहुत ही जल्दी रिलीज होने वाली है, कोई मैसेज आप लोग अगर शेयर करना चाहें हमारी ऑडियंस के साथ कि क्यों देखनी चाहिए, क्या USP होने वाली है? ये पिक्चर जो है ना, ये पिक्चर वशीकरण पे बनी है, और ये कोई जानता नहीं है। मैं आपको एक सच बताता हूँ इस फिल्म के बारे में। मेरी एक दोस्त कुछ अरसे पहले एक बहुत ही दुखदार पेनफुल रिश्ते से दूर होने की कोशिश कर रही थी, मगर जो लड़का था उसे बहुत परेशान करता था, और उसे ये शक था कि कुछ काला जादू, कुछ मैली विद्या की जा रही है उस पर। तो हम और ये मैं आपको सच्ची कहानी बता रहा हूँ, इसमें कोई झूठ नहीं है। तो हम लोग एक तांत्रिक बाबा से मिलने गए, जिन्होंने हमको इस वशीकरण के बारे में बताया कि वो एक ऐसी चीज़ होती है जिससे आप किसी को अपने वश में कर सकते हैं। तो मैंने उनसे पूछा ये सब होता है क्या, एक्चुअली होता है? उन्होंने कहा होता है। फिर मैं ऐसे ही बात कर रहा था, भाई भूतों में तो मुझे रुचि है ही, तो
मैंने कहा कि किस तरह के वशीकरण के केसेस आते हैं आपके पास? तो उन्होंने कहा कि आप मानेंगे नहीं, मगर 90% केस जो आते हैं वो लड़कियों के बारे में आते हैं और सेक्स के बारे में आते हैं, कि मुझे वो लड़की चाहिए या मुझे ये लड़की चाहिए या वो लड़का मेरे तरफ नहीं देख रहा और मुझे इसके साथ सोना है या उसके साथ सोना है। कोई पैसे की बात नहीं कर रहा, कुछ लोग कर रहे हैं, कोई नौकरी की बात नहीं, कोई एजुकेशन की बात नहीं, बस यही बात है। तो इसमें से मुझे आइडिया आया कि अगर ऐसा हो कि आपकी प्रेमिका या आपकी पत्नी आपसे प्यार करने के बावजूद किसी के वश में हो, काला जादू, काली विद्या, तो आप क्या करेंगे? आप अपने प्यार को कैसे ले आएंगे वापस? तो इस पे ये पिक्चर जुदा होकर भी बनी है। और जाते जाते मैं ये कहना चाहूँगा कि हर प्रोड्यूसर डायरेक्टर ये कहता है कि देखो मेरी पिक्चर तो बहुत अच्छी है, लेकिन अब मैं देखते हैं ऑडियंस क्या कहती है, और ऑडियंस तो ये है, ऑडियंस तो वो है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत अरसे बाद एक बहुत अच्छी पिक्चर बनाई है मैंने, और जुदा होके भी एक बहुत ही अच्छी पिक्चर है। और अगर आप जुदा होके भी ना देखें तो आपकी बदकिस्मती है। ऐसा मैंने कभी नहीं बोला मेरे 30 सालों में, लेकिन आज बोल रहा हूँ। तो आप ज़रूर जाके देखिए, क्योंकि अगर आपने ये फिल्म मिस कर दी तो कुछ समय बाद बहुत दुख होगा। थैंक यू। मुझे याद है विक्रम सर ने मुझे कॉल किया था एंड वो मुझे माजदा बुलाते हैं, तो उन्होंने कहा माजदा ऑफिस आ जा। मैंने कहा सर क्या हुआ, मतलब क्या हुआ? उन्होंने कहा यार एक रोल है, तू आ जा। तो आई वेंट टू ऑफिस। मेरे दिमाग में ये था कि शायद वो एक कोई वेब शो बना रहे हैं या फिल्म बना रहे हैं, और मुझे शायद सोच रहे होंगे हीरो के तौर पे कास्ट करना। तो मैं चला गया, तो मैं देखा पहले तो महेश सर बैठे थे वहाँ, और महेश सर तो मतलब सबको पता ही है, इज़ अ लिविंग लेजेंड। तो मेरी थोड़ी फट गई। तो उन्होंने कहा मास्ता आई हैव हर्ड सो मच अबाउट यू। और मैंने कहा सर आई होप यू हर्ड गुड। तो उन्होंने कहा सिट। 5 मिनट तक उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और उन्होंने कहा तू बड़ा पॉजिटिव बंदा है यार। मैंने कहा थैंक यू सर। तेरे में यार कुछ है। मैंने कहा थैंक यू सर। तू विलन बनेगा। मैं बोला क्या? बोले तू विलन बनेगा। बोला सर कुछ कैमरा वैमरा डाल के कुछ ये हो रहा है क्या? तो मैंने कहा नो यू आर अ विलन। बोला ओके। उस टाइम पे तो मैं खुशी हाँ बोल के निकल गया। लेटर ऑन आई रियलाइज यार मैं विलन, मतलब देखा विलन दिख तो नहीं रहा हूँ मैं। मैंने दोस्त को फ़ोन किया, मैंने भाई विलन का रोल मिला है मुझे। तो उसने कहा करना। तो यार पर मैं विलन मतलब मैंने सोचा भी नहीं है। उसने कहा यार हो जाएगा। फिर वर्कशॉप्स हुए एंड इवेंचुअली इट केम आउट वेरी वेल। आई माई सेल्फ सॉ द फिल्म अ कपल ऑफ डेज अगो एंड काफ़ी डरावना लग सकता हूँ मैं, थैंक्स टू विक्रम सर एंड माई सर। राज और इस तरह की कई फिल्में विक्रम की क्रेडिट में हैं, इसमें बहुत से प्रोजेक्टर ने काम किया है। और जब आप इस तरह का प्रोजेक्ट करते हैं और जब फिल्म लिखा था फ्रॉम द राइटर्स एंड डायरेक्टर्स ऑफ राज कम्स लव कंपैरिजन बहुत लाजमी सा हो जाता है। क्या उस कंपैरिजन के लिए तैयार हैं? और यार राज 1920 गुलाम, आई थिंक ये सारी फिल्में तो अलग लीग में एक अलग टाइम में बनी थी जब कोई ये सब कर नहीं रहा था। तब विक्रम सर महेश सर ये सब दे वर एक्सप्लोरिंग एंड दे सक्सीडेड। सो वो प्रेशर तो था ही कि पहला प्रेशर तो ये था यार कि विक्रम भट्ट महेश भट्ट के साथ मैं काम कर रहा हूँ, मुझे उनको जस्टिस करना है, मुझे इतना अच्छा एक्टिंग करना है कि यार वो खुश हो जाए। मेन तो एज अ रिस्पेक्ट टुवर्ड्स देम कि यार उनको ये ना लगे यार ये कौन आ गया, ये मतलब इसको क्यों लिया हमने। तो वो एक प्रेशर। आई थिंक फिल्म का जो डेस्टिनी होता है, हर फिल्म की एक डेस्टिनी होता ही है, हर इंसान का होता है, वैसे एक फिल्म की होती है। अगर एक फिल्म डेस्टिन्ड है कि ये सक्सेसफुल फिल्म होगी तो वो हो जाती है। तो ये फिल्म भी अलग है। आई डोंट थिंक ये राज और 1920 इन फिल्मों से आप कंपेयर ही नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक वर्चुअल फिल्म है। हमने एक ही फ्लोर पे रहकर अलग अलग लोकेशंस दिखाकर पूरी फिल्म शूट की है। तो इट्स अ डिफरेंट फिल्म, इट्स अ फन फिल्म, काफ़ी डरावनी है, काफ़ी सस्पेंस है, लव है, आई थिंक हर इमोशन है। सो यार ये टेक्नोलॉजी भी एकदम नई है, एकदम नई तरीके की है। शायद इंडियन ऑडियंस या बहुत से लोग अभी वाकिफ ना हो सकता है ये इंडिया से बाहर वाले में हो रहा हो।
आप मानते हैं इसका भी एडवांटेज मिलेगा आपको कहीं कमर्शियली उतना ज़्यादा रेवेन्यू आपको इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता, गेट द बेनिफिट आउट? I think the LED technology, the virtual technology is 100% a gain for everybody. क्योंकि कई बार क्या होता है, आप जब एक्चुअल लोकेशंस पे होते हो, देयर इज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, देयर इज ट्रैफिक, देयर इज क्राउड को काम करना. कई बार आप डायलॉग बोलते हो एज एन एक्टर, आप खुद को नहीं सुन पाते हो, आपको पता भी नहीं आपने डायलॉग ठीक कहा है कि नहीं. तो देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. आई थिंक दिस सॉल्व्स इट कि आप एक स्टूडियो में बैठे हो और सारी दुनिया आपके पीछे और आपके ऊपर है. सो आई थिंक इट्स ग्रेट. कॉस्ट एफिशिएंट है, टाइम एफिशिएंट है. फॉर एक्टर्स स्पेशली, हम लोग एक क्लोज एनवायरनमेंट में शूट करते हैं, हम लोग को डायरेक्टर्स की आवाज़ कई बार लाइव लोकेशंस पे नहीं आती. यहाँ दैट इज़ मच ईजियर. कई बार लोकेशंस कॉस्ट इतना ज़्यादा होता है, कई बार क्लाइमेट इज़ अ प्रॉब्लम. तो ये सारी प्रॉब्लम्स मिटा देता है द वर्चुअल वर्ल्ड. एंड हैट्स ऑफ टू द क्रिएटर्स, विक्रम सर, महेश सर, के सरा. दीज गाइज आर फैंटास्टिक. इन्होंने ये टेक्नोलॉजी लाई है और आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट सक्सेस. द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट जब मैं इस तरह के हॉरर फिल्म में आज सौ लव मेकिंग सीन भी है लीडिंग लेडी का बीच में, वो इतना मुश्किल और आसान कैसा रहा एक्सपीरियंस? यार लव मेकिंग सीन्स इनिशियली मुझे भी लगा था यार कैसे, हाउ इज़ इट डन, इज़ इट एक्टर्स कंफर्टेबल होने चाहिए होंगे तो ही तो होता. बट आई रिमेंबर, आई थिंक इट वाज द थर्ड डे और विक्रम सर ने कहा आज तेरा लव मेकिंग. मैंने कहा सर मैं एक्ट्रेस के सरनेम को भी नहीं जानता. तो इट इज़ दैट, इज लाइक डोंट वरी, इट्स गोइंग टू बी, इट्स लाइक एन एक्ट, इट्स एन एक्ट. तो बड़े एस्थेटिकली दे शूट इट इन अ वे वेयर इज़ वेरी एस्थेटिक. आप ज़्यादा सोचते नहीं हो कि आई एम गोइंग टू किस हर और आई एम गोइंग टू मेक लव टू हर इन अ वे कि वो टर्न ऑन हो जाए या ऐसा कुछ भी. इट्स नॉट दैट, इट्स ऑल एन एक्ट. एंड इतना एस्थेटिकली शूट होता है कि वो दिखने में गंदा दिखता भी नहीं है. इट्स ब्यूटीफुल लुकिंग. एंड आई थिंक एक एक्टर के सारे इनहिबिशंस जो होते हैं, सारे जो डर होते हैं अंदर, वो निकल जाते हैं वंस यू डू अ किसिंग सीन इन अ फिल्म. आई थिंक ऑल द जो एक होता है ना कि यार आज मुझे डर लग रहा है, वो निकल जाता है उसके बाद. सो इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस. The most challenging part about working on this project was in the start LED शूट कर रहे हैं. विक्रम सर ने, महेश सर ने कहा कि हम LED शूट कर रहे हैं, माज़दा हम LED शूट कर रहे हैं, हम वर्चुअली क्रिएट करेंगे. मैंने कहा यस. घर गया, मैंने बोला LED वर्चुअल वर्ल्ड, कुछ मुझे समझ ही नहीं आया क्या होने वाला है. आई थिंक इन द स्टार्ट सबसे चैलेंजिंग ये था कि मैं सेट पे पहुंचा, कुछ था ही नहीं, प्रॉप्स नहीं थे, लोकेशन एक है, एक बड़ा गोडाउन सा टाइप का जगह. हम वंडरिंग कहाँ एक्टिंग करूँ, क्या करूँ भाई, तो सब खाली है. तो दैट वाज चैलेंजिंग टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस कि LED पे कैसे एक्ट करना है. मूवमेंट्स बहुत मेजर्ड होते हैं क्योंकि सब कुछ LED पे है. तो मुझे यहाँ से अगर वहाँ जाना है, मुझे यहाँ से ऐसे नहीं जा सकता, मुझे शायद ऐसे जाना पड़े. तो बहुत ही एक थोड़ा एक टेक्निकली सीखना पड़ रहा था वो स्टार्टिंग में. पर हमने कई वर्कशॉप्स किए थे शुरुआत में विक्रम सर के साथ, महेश सर के साथ. तो इट वाज इजी देन. बट हाँ, इनिशियली द बिगेस्ट टास्क ऑफ दिस फिल्म वाज दैट. एंड ऑल्सो बिकमिंग द नेगेटिव लीड ऑफ द फिल्म वाज डिफिकल्ट बिकॉज आई डोंट लुक नेगेटिव. तो मेरे लुक पे कई बार अलग अलग लुक टेस्ट हुए थे. एंड ऑल्सो गेटिंग इनटू द मूड एंड ऑल वाज अ लिटिल टास्क. The film is releasing after 2 days. Are you nervous, excited? And what message you want to give to the audience? Why they come and be a part of it? यार मैं एक्साइटेड हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ. नर्वसनेस भी है. नर्वसनेस इस बात की है कि ये वर्चुअल फिल्म जो हमने बनाई है लोगों एक्सेप्ट कर पाएंगे कि नहीं. फिल्म की कहानी वगैरह तो बहुत अच्छा है. आई होप कि लोग ये जो टेक्नोलॉजी है इसे एक्सेप्ट करें, इसे पसंद करें. एंड आई होप ये फिल्म सुपर हिट हो और मेरा कैरेक्टर जो है सिद्धार्थ जयवर्धन का, वो आप सब लोगों को बहुत पसंद आए. विक्रम सर का, महेश सर का एक ही आदेश था कि हिट गाना बनाना है. सभी डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स का होता है. एंड हम लोगों का भी टारगेट यही होता है कि भाई हम हिट गाना बनाएं और इतना आसान गाना बनाएं कि लोगों की ज़ुबान पे चढ़ जाए, धुन भी इतनी आसान बनाए. तो हम लोगों ने वही कोशिश की. विक्रम सर ने मुझे ब्रीफिंग दी है, गानों के सिचुएशंस दिए, बहुत सारे आइडियाज़ दिए. हम लोगों ने कुछ क्रैक किया, हम लोगों ने कोशिश की नया म्यूज़िक करने की. एंड लोगों को पसंद आ रहा है, लोग कनेक्ट कर रहे हैं शब्दों से, धुनों से. और देखते हैं 15 तारीख के बाद और कितना पसंद आता है. सर फिल्म जिस तरह से रिलीज होने वाली है तो ऑडियंस के लिए क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके की फिल्म होगी ये? देखिए, विक्रम सर का एक स्टाइल है
हॉरर विथ रोमांस, इमोशंस, ये कुछ ज़्यादा ही इमोशनल फिल्म है। कल हम लोगों ने देखी फिल्म और लगा कि एक ये नई चीज़ है, लोगों को देखना चाहिए, बिकॉज इट्स अ फर्स्ट वर्चुअल फिल्म इंडिया में बनी है जो, और जिसके अंदर बहुत अच्छा म्यूज़िक है। हम लोगों ने बहुत मेहनत की है म्यूज़िक बनाने में, एंड ऑफ कोर्स विक्रम सर ने भी बहुत मेहनत की इस फिल्म को बनाने में। तो लोगों को एक नया एक्सपीरियंस लेने के लिए इस फिल्म को देखना चाहिए। तो सर आपने टीवी का बहुत बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर हो आप टीवी इंडस्ट्री का, तो लेकिन अभी इस वर्ल्ड के लिए जो हमने गाने दिए, क्या डिफिकल्टी रहा टीवी से और बड़े पड़ गए? देखिए, डिफ़िकल्टी तो कुछ नहीं था, क्योंकि मेरा स्ट्रगल हमेशा से फिल्मों के ही लिए था। मैं सीरियल के लिए कभी स्ट्रगल नहीं करता था, ना मुझे कभी सीरियल करने थे। वो तो आपके सामने जब काम आता है तो आप उसको करते हैं, आपको क्योंकि उसके पैसे मिलते हैं, और एक स्ट्रगलर को पैसे से ज़्यादा क्या चाहिए लाइफ में। तो मुझे ये लगा टीवी करने से मेरा जो टीवी फिल्मों का स्ट्रगल है ना वो ईजी हो जाएगा, क्योंकि आप सस्टेन कर लेते हैं इस शहर में बेसिकली। तो लेकिन एक जो ख्वाहिश थी भट्ट साहब के साथ काम करने की, वो हमेशा से थी कि यार म्यूज़िक तो वही समझते हैं एक, क्योंकि वो बहुत गुणी आदमी है इस मामले में। उन्होंने हमेशा नए टैलेंट को, म्यूज़िक को चांस दिया है। टीवी में भी मैंने फिल्मों वाला म्यूज़िक किया है। अगर आप सुनेंगे जाके मेरे गाने जो टीवी के लिए मैंने, अरे यार फिल्म टीवी का एक गाना मैंने किया था जो बहुत हिट हुआ था, लकीरें। वो हम लोगों ने फिल्म के ही, मतलब देखिए, आप गाने अपने लिए बना के जब रखते हैं ना, तो वो उसी लिए बना के रखते हैं कि वो फिल्मों में ही जाने वाले हैं, ये सोच से बनते हैं। अब वो चले जाते हैं कहीं और, वो तो अलग बात है। तो ऐसा कुछ ध्यान में नहीं था हमारे कि यार हमको फिल्म का म्यूज़िक बनाना है या टीवी का म्यूज़िक बनाना है, या हम यहाँ का म्यूज़िक बना रहे हैं। एक गाना जो आपका कंपोज किया हुआ टीवी का मेरे हाथों में ना तेरी लकीरें हैं बहुत अलग सी अपनी तकदीरें। ये गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा करके टीवी शो आया था, उसमें ये गाना हमने किया था। ये बहुत हिट हुआ था गाना, और मोर देन 150 मिलियंस ये गाना गया था। उसके बाद हमने और भी गाने किए, जिसमें हमने कुछ सिंगर्स अच्छे लिए थे। सोनू सर थे उसमें, बहुत सारे सिंगर्स थे। तो ये एक्सपेरिमेंट काम किया था हमारा टीवी के अंदर। बट धीरे धीरे क्या है, भट्ट साहब ने मुझे टीवी के ही लिए बुलाया। उनका एक शो आ था, दिल जैसे धड़के धड़कने दो, तो उस शो का टाइटल ट्रैक हमें बनाना था। तो वो गाना जब मैंने बनाया, तब भट्ट साहब ने भी ये बोला कि ये तो फिल्म का गाना लगता है, ये टीवी का लगता ही नहीं है। तो मैंने बोला सर मैं टीवी के लिए ही नहीं स्ट्रगल, मैं फिल्मों के लिए कर रहा था। तो फाइनली वो जर्नी यहाँ तक पहुँच गई कि अब हम फिल्म्स कर रहे हैं साथ में, और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि भट्ट साहब के साथ मैं जुड़ रहा हूँ। कितने गाने हैं? इस फिल्म में मेरे 4 गाने हैं, और इसके बाद हमारी एक और फिल्म है 1920, उसमें भी मेरे गाने हैं। मेरा पूरा एल्बम है, मैं इस एल्बम को लीड कर रहा हूँ।